नमस्कार, मैं हूँ लबीना टंडन मिलान से। आज तक के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिल्ली में हुई बेमौसम बारिश से यूं तो मौसम ठंडा हो गया है, लेकिन हेलीकॉप्टर घोटाले के खुलासे के बाद सियासी तापमान गर्म है। इटली में हुई गिरफ्तारियों के बाद भारत सरकार ने सीबीआई को यूं तो जांच सौंप दी है, लेकिन क्या सीबीआई इस जांच को अंजाम तक पहुंचा पाएगी? क्या सीबीआई उन लोगों को सजा दिला पाएगी जिन पर घूसखोरी का इल्जाम है? अगर सीबीआई का पिछले 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो ऐसा नहीं लगता। क्या कभी सामने आ पाएगी हेलीकॉप्टर घोटाले की सच्चाई? क्या सीबीआई खोल पाएगी हेलीकॉप्टर घोटाले का सच? 5 दिन बीत चुके हैं जब 3600 करोड़ के वीवीआईपी अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में इतालवी कंपनी फिनमेकेनिका के सीईओ गिउसेप्पे ओर्सी की गिरफ्तारी हुई थी। 350 करोड़ के घोटाले में इटली में गिरफ्तारी हुई और भूचाल हिंदुस्तान में आ गया। आनन फानन में सीबीआई को मामला सौंप दिया गया, लेकिन हाथ में जांच आने के 4 दिन बाद भी सीबीआई के हाथ खाली है। सीबीआई ने अब तक किसी के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी को अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि केस दर्ज करें तो किसके खिलाफ। बहरहाल जांच के लिए सीबीआई और रक्षा मंत्रालय की संयुक्त टीम सोमवार को इटली पहुंच रही है। ये टीम इतालवी कोर्ट के अधिकारियों से मिलेगी और घोटाले की जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगी। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए सीबीआई ने इटली में एक वकील की सेवा भी दी है, ताकि इतालवी कानून को समझने और दस्तावेज हासिल करने में आसानी हो। लेकिन इटली पहुंचने से पहले ही सीबीआई को बड़ा झटका लगा है। सूत्रों के मुताबिक हेलीकॉप्टर घोटाले में रक्षा मंत्रालय से सीबीआई को कोई जानकारी नहीं मिली है। दस्तावेज के नाम पर अगर सीबीआई के पास कुछ है तो भारतीय और इतालवी अखबारों की कतरन है। उधर सीबीआई ने रोम में भारतीय दूतावास से केस से संबंधित दस्तावेज मांगे थे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसमें भी नाकामी मिली, क्योंकि इतालवी कोर्ट ने कोई भी दस्तावेज देने से इनकार कर दिया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि करने को कोई तैयार नहीं। इटली की अदालत ने अगर कोई फैसला दिया है तो उसकी पूरी मालूमात हमें नहीं है कि क्या फैसला दिया है। सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रहा है और इन्वेस्टिगेशन के बीच में किसी तरीके की टिप्पणी करना उचित नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, जो लोग गुनाहगार होंगे उनको सजा मिलेगी। कहा जाता है कि सीबीआई ने इंटरपोल से भी मदद मांगी है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि बगैर केस दर्ज हुए इंटरपोल ने भी मदद देने में हाथ खड़े कर दिए। सवाल उठता है कि अब सीबीआई कैसे खोलेगी केस, क्योंकि रक्षा घोटाले की गुत्थियां सुलझाने में सीबीआई का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। 30 साल में नहीं खुला एक भी केस। जी हां, ये है देश की केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड। पिछले 30 सालों में सीबीआई ने रक्षा घोटालों से जुड़े कई मामले दर्ज किए हैं, लेकिन किसी की गुत्थी नहीं सुलझी। चाहे बोफोर्स घोटाला हो या एचडब्ल्यूडी पनडुब्बी घोटाला, बराक मिसाइल घोटाला हो या रक्षा सौदों से जुड़ा कोई और केस, कोई अपने मुकाम तक नहीं पहुंचा। कुछ केस तो बगैर चार्जशीट फाइल किए बंद हो गए। इसके अलावा भी कई मामले हैं जो ठंडे बस्ते में हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि रक्षा सौदों में दलाली की रकम कई हाथों से होती हुई दलालों तक पहुंचती है। सीबीआई के साथ दिक्कत यह है कि वो दलाली के चेन पर नकेल को पकड़ने में अब तक नाकाम रही। तो क्या दूसरे घोटालों की तरह हेलीकॉप्टर घोटाला भी कुछ साल बाद ठंडे बस्ते में पहुंच जाएगा? सही मायने में देखें तो सीबीआई की टीम को इटली जाकर कोई खास हासिल नहीं होने वाला। हर देश के अपने कायदे कानून होते हैं और वो बाहरी जांच एजेंसियों से उतना ही शेयर करती है जितना उन्हें जरूरत महसूस होता है। जीप घोटाले से लेकर बोफोर्स जैसे कई सारे सेना में घोटालों के उदाहरण है और हर मामले में सीबीआई की टीम विदेश गई, लेकिन वहां से खाली हाथ वापस आई। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक। हेलीकॉप्टर घोटाले के खुलासे को 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन सीबीआई ने इटली में अपनी जांच अब तक शुरू नहीं की है। लेकिन आज तक की पड़ताल शुरू हो चुकी है। आज तक ने स्विट्जरलैंड में यूडोरॉल्फ हैशका के घर को ढूंढ निकाला। हैशका को ही इस डील का मुख्य बिचौलिया बताया जा रहा है। यही है इस घोटाले का सबसे बड़ा खिलाड़ी। देखिए आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
रक्षा मंत्रालय और सीबीआई की टीम को इटली में क्या हासिल हो पाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आज तक ने ढूंढ लिया है उस शख्स का पता जो हेलीकॉप्टर सौदे का है सबसे बड़ा खिलाड़ी, जिसे माना जा रहा है हेलीकॉप्टर सौदे का प्रमुख बिचौलिया। आज तक की टीम पिछले कई दिनों से हिंदुस्तान में हड़कंप मचाने वाले अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे की परतें खंगालने में जुटी है और अब जाकर आज तक संवाददाता लवीना टंडन को मिली है बड़ी सफलता। आज तक पर आप पहली बार देख रहे हैं 350 करोड़ के हेलीकॉप्टर घोटाले के प्रमुख किरदार बिचौलिए ग्विडो हेस्के का आलीशान घर। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ हेस्के का ठिकाना ढूंढना ही नहीं था, हमने हेस्के से मुलाकात की भी कोशिश की। यही वो घर है जहां हेस्के रहता है और अब मैं अंदर जाने की कोशिश करूंगी, लोगों से बात करने की कोशिश करूंगी और पता लगाने की कोशिश करूंगी कि वो और उसकी बीवी क्या इस घर में इस वक्त मौजूद है। घंटी बजी तो पहले कुत्ता निकला और फिर सामने आया एक युवक। लुगानो के बहुत ही एफ्लुएंट एरिया में यही है वो घर जहां हेस्के अपने परिवार के साथ रहता है। उससे संपर्क करने की मैंने कोशिश की मगर उनका बेटा एडवर्ड बाहर आया और उसने कहा कि उसके माता पिता इस वक्त घर पर नहीं है। आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर मिस्टर हेस्के, डेबोरा हेस्के। I'm sorry, she's not here. Are you his son? Miss? Your son? Are you his son? Or? Yes, but we don't do interviews, thank you. Please, I really want to speak to... I understand, but no thank you. जी हाँ, ये युवक कोई और नहीं बल्कि हेस्के का बेटा एडवर्ड है। हेस्के के बेटे ने हमें टालने की कोशिश की, हमें बताया कि मामले में जो भी पूछताछ करनी है वो वकील से करे, लेकिन हम वहां डटे रहे। I'll just talk to them on the phone I'll just speak to them, that's all I want. I've come all the way from London. I understand. I can only do one thing for you. Yes. I can give you the names of the lawyers. You could talk to them if you want. Luca Marcellini. Yes, Marcellini. Yes. And if you're in Italy, Lauri. Luca Lauri. Right. Yeah. हमारी कोशिश थी कि हेस्के के बेटे एडवर्ड को हम ज्यादा देर तक बातों में उलझाए रखें और ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करें। मैंने उससे उसके पिता के एक्सट्रेडिशन के बारे में बातचीत की और उसने कहा कि इस बारे में भी कोई जवाब वो नहीं देगा। Your interview is small, that you want your parents to talk to the media. No, it's just. I think it's very important for them to say something because, I mean, even if I think everything has been said. You know, everything that my father had to say. He was interrogated 3 times. You know, it's been said. So has he been called? If anything beyond that, I don't think. Has he been called by the police now, or because I heard that they have asked for his extradition? Yeah, I can't answer that right now. Okay, no problem. Thank you. Bye bye. ग्विडो हेस्के कितना शातिर खिलाड़ी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब उसे खबर लगी कि वो इतालवी जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ सकता है, उसने अपने कंप्यूटर से घोटाले से जुड़े सारे दस्तावेज डिलीट कर दिए। हेस्के को लगा कि उसने सारे सबूत नष्ट कर दिए हैं, लेकिन इतालवी अधिकारियों ने उसकी मां के कमरे से अन्य दस्तावेजों के साथ हार्ड ड्राइव बरामद कर ली, जहां उसने सूटकेस में भरकर उसे छुपाया था। अधिकारियों के मुताबिक हार्ड ड्राइव आफत की पुड़िया साबित हो सकती है, क्योंकि उसमें भारतीय मध्यस्थों के साथ उसकी मुलाकातों की एक जानकारी दर्ज है। इन्हें इतालवी जांच एजेंसी कोर्ट में दस्तावेज के रूप में रखने वाली है। हेलीकॉप्टर घोटाले पर दिल्ली से लेकर इटली और स्विट्जरलैंड तक आज तक पड़ताल जारी है। आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासों की उम्मीद है। बने रहिए हमारे साथ। लुगानो स्विट्जरलैंड से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। हेलीकॉप्टर घोटाले में रिश्वत की खबर के बाद हिंदुस्तान में सियासत गर्म है। संसद में बजट का सत्र शुरू होने वाला है। इस बात के पक्के आसार हैं कि अगुस्ता वेस्टलैंड डील को लेकर संसद का सत्र तूफानी होगा। दाल में काला भी है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। संसद सत्र में तो उठेगा ही, बहुत स्वाभाविक है। संसद सत्र में उठेगा, जोर शोर से उठेगा। और दुर्भाग्य यह है कि दोनों मामले ईटी से जुड़े हुए हैं। दिल्ली में बेमौसम बारिश से यूं तो तापमान में गिरावट है, लेकिन हेलीकॉप्टर घोटाले की खबर से राजधानी का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। भरोसा नहीं हो पा रहा है कि सरकार जो है सीबीआई से ईमानदारी से जांच करा पाएगी। और सियासी दलों के तेवर कुछ ऐसे हैं
कि अगले कुछ दिनों में संसद भवन में गरज के साथ छींटे पड़ना तय है। जरा कुछ बागी पर नजर डालिए। इसमें मौजूदा जो सरकार है उसका और उसके महत्वपूर्ण व्यक्तियों का नाम आ रहा है, इसलिए भरोसा नहीं हो पा रहा है कि सरकार जो है सीबीआई से ईमानदारी से जांच करा पाएगी। इसलिए ये मांग उठ रही है और बिल्कुल जायज मांग है। उस मांग का हम समर्थन करते हैं कि सीबीआई की जांच की मॉनिटरिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट करे। संसद सत्र में तो उठेगा ही, बहुत स्वाभाविक है, संसद सत्र में उठेगा, जोर शोर से उठेगा। जैसे बोफोर्स कांड का विरोध पूरे देश में हुआ था, निश्चित रूप से जो हेलीकॉप्टर परचेज किए गए हैं इनमें भी ये संज्ञान में आया है कि भारी घोटाला हुआ है। और दुर्भाग्य ये है कि दोनों मामले इटली से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से सदन में इसका पुरजोर हमारी पार्टी के सांसद और माननीय नेताजी उसका विरोध करेंगे। एनडीए की मांग है कि हेलीकॉप्टर घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, क्योंकि एनडीए का आरोप है कि सरकार के दबाव में सीबीआई से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती। कई और महत्वपूर्ण मामले हैं जो कि सीबीआई कर रही थी, इसलिए ये मान के सब लोग चलते हैं कि सीबीआई सरकार के दबाव में कहीं ना कहीं पूरे के पूरे इस गंभीर जनधन से की लूट से जुड़े हुए मुद्दे पर लीपापोती करती है। इसलिए सीबीआई भी अगर जांच करे तो वो जुडिशियल निगरानी में करना चाहिए। हालांकि सीबीआई पर सरकारी दबाव के आरोपों को कांग्रेस खारिज कर रही है। ये कहना बिल्कुल गलत है। सीबीआई पूरी ईमानदारी के साथ इन्वेस्टिगेशन करती है और सीबीआई इन जो भी मामला उसको दिया जाता है उसके अंदर वो अपनी पूरी सिंसियरिटी के साथ कोशिश करती है गुनहगार को सजा दिलाने की। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, देश के अंदर सीबीआई का काम इन्वेस्टिगेशन करना है, सजा देना अदालत का काम है। हिंदू आतंकवाद को लेकर टिप्पणी और राज्यसभा में नेता विपक्ष अरुण जेटली की कथित जासूसी को लेकर बीजेपी पहले से ही गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को घेरने का ऐलान कर चुकी है। अब हेलीकॉप्टर घोटाले के खुलासे ने बीजेपी और दूसरी विपक्ष पार्टियों को सरकार के खिलाफ नया हथियार दे दिया है। साफ है, पिछले कुछ सत्रों की तरह आगामी बजट सत्र भी सरकार के लिए मुश्किलें लेकर आने वाला है। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला सरकार के लिए एक नई मुसीबत लेकर आया है। यूं कहें तो इस घोटाले के बाद सरकार पूरी तरह बैकफुट पर है। महज कुछ ही दिनों बाद संसद का सत्र शुरू होने वाला है और जाहिर सी बात है तमाम पार्टियां इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगी। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक। मिलान में आज तक खास बुलेटिन से इतना ही। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमीयत उलमाए के महासचिव मौलाना मसूद मदनी का दिया एक बयान उनके लिए अब गले की फांस बन गया है। कई मुस्लिम विचारक और धर्मगुरु मदनी के नजरिए को बेबुनियाद और गलत बता रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने अपनी सकारात्मक सोच का इशारा क्या कर दिया, एक नई बहस छिड़ गई। दरअसल आज तक से खास बातचीत में मौलाना मदनी ने कहा कि गुजरात चुनाव नतीजों में मुसलमानों के रुख में नरमी महसूस की गई है। ये मानते हैं कम से कम कि कुछ हद तक कुछ मुसलमानों का रुख तो नरेंद्र मोदी के प्रति पहले से नरम हुआ। ये गुजरात के इलेक्शन के रिजल्ट बता रहे हैं कि कुछ लोग किसी भी वजह से, कारण दोनों हो सकते हैं। आपके हिसाब से वजह क्या है? मेरे हिसाब से नहीं, दोनों वजह मेरे सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का ये भी है कि हाँ ठीक है गो हेड, और कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई किसको लाएंगे आप, जिसको लाएंगे वो कौन से बहुत दूध के धुले में, उनका हाल भी ऐसे ही है। तो ये दोनों चीजें हमारे सामने हैं। मुस्लिम समाज में हल्ला इसी बात को लेकर हो रहा है कि नरेंद्र मोदी के बारे में मदनी आखिर नर्म रुख क्यों और कैसे अपना रहे हैं। उस नरेंद्र मोदी पर जिसे अल्पसंख्यक समुदाय गुजरात दंगों का गुनहगार मानता आया है, गुजरात से लेकर दिल्ली और लखनऊ के धार्मिक नेता तक मदनी के बयान पर तीखे सवाल और ऐतराज खड़े कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी से मुसलमान राजी हो या नरेंद्र मोदी को माफ कर दिया हो, या नरेंद्र मोदी के लिए कोई उनके मुसलमानों के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये हम समझते हैं कि किसी भी किस्म के कत्लेआम को के नाम पर अगर डेवलपमेंट हुआ हो तो उसको आप लीगलाइज नहीं करार दे सकते, जायज नहीं करार दे सकते। जो कुछ भी गुजरात दंगे में हुआ है वो पूरे हिंदुस्तान के सामने, पूरी दुनिया के सामने है।
इस वजह से हम नहीं समझते कि हिंदुस्तान का मुसलमान ऐसे किसी भी शख्स को जिसका जो कि दंगों के लिए जिम्मेदार हो उसको कभी भी माफ कर सकता है। मुझे समझ में नहीं आता कि जमीयतुल उलमा के महमूद मदनी साहब को ऐसे स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत थी। हम ग्राउंड पे हम देखते हैं यहाँ के मुसलमानों की क्या हालत है और मुसलमान बिल्कुल मोदी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हो सकता है ये इलेक्शन पॉलिटिक्स के वक्त कई मुसलमान उनको वोट कर दे क्योंकि अरेंजमेंट ऐसा, अरिथमेटिक ऐसा होता है, पर कहना कि मुसलमान अब मोदी को की तरफ है वो बिल्कुल बेबुनियाद बात है। हालांकि अपने बयान पर उठे बवाल पर मौलाना महमूद मदनी की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन खुद गुजरात में भी अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े कुछ लोग ऐसे हैं जो मदनी की राय से थोड़े थोड़े सहमत भी हैं। मेरा कहने का मदनी साहब ने जो बयान दिया है उससे मैं सहमत हूं भी और नहीं भी हूं। नहीं हूं इसलिए हूं कि आज गुजरात के अंदर मैं समझता हूं कि मोदी जी की हुकूमत है और जो 2002 के जो दंगे हुए उसमें जो मुस्लिमों को जो भुगतना पड़ा है निर्दोषों को, वो तो कोई भूल सकता नहीं है, लेकिन उसके बाद में आज तक गुजरात के अंदर कौमी एकता, भाईचारा, शांति बनी रही है और शांति से सब जी रहे हैं। नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान पर अपने अपने नजरिए को लेकर बहस बड़ी छिड़ी है, लेकिन इससे इतना तो तय है कि इसी बहाने मोदी बिना कुछ किए ही खबरों में जरूर छा गए हैं। दिल्ली से रोहित मिश्रा के साथ वशिष्ठ शुक्ला, बड़ोदरा, आज तक।